Hello students, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to start our new chapter number 3, current electricity. इस चैप्टर को आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। बेसिक आपने वहां पे सीखे थे कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट। उसके बाद और टॉपिक्स थे। तो यहाँ पे भी जो बिगनिंग है इस चैप्टर की +2 स्टैंडर्ड में वो सेम होगी। पहले कुछ इनिशियल चीजें वही पढ़ेंगे जो हमने 10th में पढ़ी थी, सो दैट वी कैन रिवाइज देम, सो दैट वी कैन गो मोर डीपर इनटू दोज थिंग्स और उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। तो जैसे जैसे इस चैप्टर की डेवलपमेंट होगी नए टॉपिक्स हमारे पास निकल के आएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो बेटा, करंट शब्द का मतलब है यहाँ पे धारा, किसी चीज का फ्लो करना, ठीक है। अब जैसे एयर करंट की बात करें उसमें क्या फ्लो करता है? एयर फ्लो करती है। वाटर करंट्स की बात करें तो उसमें क्या फ्लो करता है? वाटर फ्लो करता है। हीट करंट्स की बात करें तो उसमें क्या फ्लो करती है? हीट फ्लो करती है। सो व्हाट फ्लोज इन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज इन इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, वी से कि इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ electric charge through a conductor, right? कंडक्टर क्यों? इंसुलेटर में से तो कर ही नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स किसको लेंगे? फिर कंडक्टर को लेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिवली अगर आपको मतलब फॉर्मूला देने के लिए और इसके बारे में और जानकारी देने के लिए अगर आपको डिफाइन करना है क्वांटिटेटिवली, तो आप कैसे करोगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ज्यादा चीजें ऐड हो जाएंगी इसमें, बस किसके थ्रू? थ्रू कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, थ्रू एन एरिया held normal to the direction of flow of charge per unit time। देखो, कोई चार्ज है, फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। ये उसका क्या है? यहाँ पे एक पार्ट है किसी कंडक्टर का। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, दिस होल इज अ कंडक्टर, ये इसका एक पार्ट है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द चार्ज, इट इज पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये पर यूनिट टाइम इस फ्लो को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सो आई कैन से दैट कि अगर करंट जो है वो अनस्टेडी है, मतलब कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो इस केस में मैं कहूंगा कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लो कर रही है, दैट विल गिव मी द करंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिस टाइम के लिए करंट स्टेबल है। अगर करंट टोटली स्टेबल है, मतलब थ्रू आउट द हमारी ऑब्जर्वेशन करंट स्टेडी है, ठीक है, चेंज नहीं कर रहा, तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में करंट क्या होगा? सिंपली Q/T। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं कि Q की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, देखो अगर तो Q की वैल्यू आपको इक्वेशन फॉर्म में गिवन है, फिर तो डेरिवेटिव करके निकालना पड़ेगा करंट। अगर Q की कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू है, टाइम की कोई वैल्यू है आपके पास, तो दोनों सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे निकाल लोगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑन वन पार्टिकल अपॉन T। सो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ करंट, राइट। अच्छा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे गोल घूम रहा है, तो उस केस में चार्ज हो जाएगा Q और टाइम कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा Q और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड के जितना, क्योंकि कोई चीज सर्कुलर मोशन में है, सो दैट विल बी 2πr/v, वो v ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। देयर आर मेनी मेथड्स। चलो, कई बार ऐसा होता है कि करंट की फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हो अगर, तो इस केस में हमारे पास करंट क्या होगा, Q अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी भी करंट का फॉर्मूला हो सकता है। तो यहीं से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके निकल आते हैं। अगर इक्वेशन फॉर्म में है चार्ज तो डेरिवेटिव कर दो, वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है तो सिंपली Q बाई टी लगा दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो ये लगा दो। अच्छा, कहीं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है किसी ऑर्बिट में या किसी वायर में या कैसे भी, अगर ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 पाई r, ऊपर आ जाएगा Q इंटू वी। अच्छा, अगर वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन में तो चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी लगा दो, दैट विल ऑल्सो गिव यू द करंट। एक और चीज है, ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करना है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मैं इस चीज को इधर ले जाऊं, what will I have, I dt, इसका यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो Q क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपली I dt। तो अगर किसी इक्वेशन में आपको करंट की इक्वेशन गिवन है, अगर किसी न्यूमेरिकल में करंट की इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। तो +1 के कॉन्सेप्ट हो गए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वैसे तो मैं सबके न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको एक एक। ग्राफिकली अगर हम बात करें, सपोज करो कि मेरे को कोई ग्राफ दे रखा है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के आया हुआ है एक बार, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। सपोज करो आई एम गिवन अ ग्राफ, ये ग्राफ कौन सा है, करंट टाइम ग्राफ है, आई और टी का ग्राफ। इसकी शेप कैसी भी है यहाँ पे, वी डोंट बॉदर अबाउट इट कि इसकी शेप यहाँ पे कैसी है, बट कोई रेगुलर शेप है, लेट्स से इस तरह की शेप है, ठीक है, इस तरह की शेप है। तो इन दैट केस आपको पूछा गया है कि इस ग्राफ से कैलकुलेट करो आपके चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। वैसे तो हमें यहां से भी पता है कि इंटीग्रेशन हमें क्या देती है, एरिया देती है, एरिया अंडर द कर्व। तो अब ये हो गई कर्व, इसके नीचे का एरिया ये वाला सारा। तो अगर मुझे टाइम की वैल्यू पता होगी और मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू पता होगी और इसमें से मैं करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कैलकुलेट करके, एरिया कैलकुलेट करके, तो करंट इनटू टाइम इज गोइंग टू गिव मी चार्ज। क्या देगा यहां से, चार्ज। इसका मतलब अगर आपको कहीं करंट टाइम ग्राफ गिवन है, उस करंट टाइम ग्राफ का आप एरिया निकाल दो ज्योमेट्रिकल मेथड लगा के, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो 10th स्टैंडर्ड से हटके हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी कुछ और डिटेल पे आ जाए इसकी। द अदर डिटेल्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज, पता चल गया क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, flow of electric charge through an area held normal to the direction of flow of charge। और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या एम ई बाई टी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो चार्ज इंटू वेलोसिटी बाई 2 पाई आर, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर करंट चार्ज निकालना हो, करंट दे रखा हो तो इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू टी, अगर वैल्यूज हो तो सिंपली आई इंटू टी। ग्राफ का एरिया, करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चार्ज देता है। अच्छा, फिर चलो करंट का एक बेसिक फॉर्मूला तो हमने ये उठा लिया यहाँ से इसकी पहले एसआई यूनिट डिस्कस कर ले हम। एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की होती है कूलम, टाइम की होती है सेकेंड, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, दिस इज नोन एज 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई। तो 1 एम्पियर करंट कितना होता है, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर। हालांकि एम्पियर बड़ी यूनिट हो सकती है, तो 1 मिली एम्पियर में कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। नैनो एम्पियर जैसे भी गिवन होगा उस हिसाब से आप इसको क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, राइट। बात समझ में आई। उसके बाद आ जाता है सिंस द करंट इज फ्लोइंग, तो इसकी डायरेक्शन क्या है। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो डिस्कवरी है उसका श्रेय जाता है थॉमसन को। थॉमसन से पहले तक क्या था, थॉमसन से पहले तक हमें किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का पता ही नहीं था, लेकिन क्या उससे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ते थे, यस हम पढ़ते थे। तो तब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि हम कह रहे हैं कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, लेकिन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, विच चार्ज। तो शुरू में साइंटिस्ट ये मान के चले थे अर्लियर कि जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसी को डायरेक्शन ऑफ, उसकी डायरेक्शन को ही डायरेक्शन ऑफ करंट माना जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई बैटरी लगा के चलते हैं जो करंट को मेंटेन करती है किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कौन प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है बैटरी, सेल, जनरेटर, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये जो सेल या बैटरी है, ये जो पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करेगी, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने करंट की डायरेक्शन भी तब क्या बना दी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस डायरेक्शन को डिसाइड तो कर लिया, इस डायरेक्शन को मान के हमने उसके बाद जितनी भी रिसर्चेस की, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बनाए, कम से कम 200-300 साल का या जितने भी साल का लिटरेचर था वो डेवलप हो चुका था हमारा। कब तक, जब तक जे थॉमसन ने फाइंड आउट नहीं कर लिया कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या वहां से पता चला हमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दरअसल फ्लो करते हैं। सो बाद में हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज तो फ्लो ही नहीं करती। एक्चुअली कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करते हैं, वो तो फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या मैं करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव कर दूं, फिर क्या होगा, कर तो दूं मैं। इससे पहले जो मैंने जितना भी लिटरेचर, जितनी भी प्रूफ, जितने भी डेरिवेशन, रिसर्च पेपर, ये सब काम कर रखा है, तो मुझे उन सब में जाके इस डायरेक्शन के हिसाब से सब कुछ बदलना होगा। दैट वाज नॉट इजी। अब पंगा हो गया कि दो डायरेक्शन है। अर्ली हिस्ट्री कहती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा करंट, लेटर बाद में कहते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा। तो किससे काम करें, फिर डिसाइड हुआ कि अर्ली वाली डायरेक्शन के साथ ही काम करेंगे। तो फिर ये हुआ कि हम आने वाली जनरेशन्स को, आप लोगों को क्या सही नॉलेज नहीं देंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। आप में से किसी ने पूछ लिया कि सर आप तो कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, उसी तरफ करंट जाता है, तो एक्चुअल में तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर कैद है, बहुत ही अंदर एटम की। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं और करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि इस पुरानी डायरेक्शन को हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट या कन्वेंशनल डायरेक्शन, और ये जो नए वाला है इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम अपने आने वाली जनरेशन्स को ये बता के चलेंगे कि हम करंट की कितनी डायरेक्शन लेके चलते हैं, 2। एक होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इवन बिफोर दैट, और कभी भी जब भी हमने कुछ लिखा है, कुछ किया है परफॉर्म, या कुछ रिसर्च पेपर बनाया है, तब हमने करंट की कौन सी डायरेक्शन कंसिडर की है, कन्वेंशनल। यानी कि हम दोनों में से किस डायरेक्शन के साथ काम करते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन के साथ काम करते हैं। इसको हम अपनी नॉलेज के लिए अपने दिमाग में रखते हैं, इसके साथ कोई भी काम नहीं करते। वी जस्ट नो कि सच क्या है, पर हम काम किसके साथ करते हैं, इसके साथ। इस बात का आप ख्याल रखो। तो मेरा एक यहाँ आपसे क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद इसका आंसर भी मैं ही दूंगा। क्वेश्चन ये है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। करंट के पास अभी डायरेक्शन भी है एक पर्टिकुलर, वो हमने पता लगा लिया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ले ली चले, ठीक है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है। क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो कमी किस चीज की है? इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के कौन से लॉ थे?
तीन लॉ थे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो करंट इन लॉज को फॉलो नहीं करता। सर अब वो कैसे, वो एक्सप्लेन कर दो। इमेजिन करो कि मेरे पास एक तार है, ये वाली, इसमें करंट जा रहा था 3 एम्पीयर। अब मेरे पास एक दूसरी तार है, मैंने उस तार को इसके अराउंड लपेट दिया ऐसे, दोनों की ऐसे क्या कर दी, नॉटिंग कर दी, ठीक है। इसमें करंट जा रहा था 7 एम्पीयर, तो इसमें टोटल करंट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्केलर अलजेब्रा 7 + 3 10। इसके बीच में एंगल है कोई। अब वेक्टर अलजेब्रा कहता है कि जो आपका रिजल्टेंट है, इफ आई कॉल दिस A, इफ आई कॉल दिस B, लेट्स नॉट AB, लेट्स कॉल इट P, लेट्स कॉल इट Q, और ये हो गया रिजल्टेंट करंट R। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा रिजल्टेंट क्या होता है, P² + Q² + 2PQ cos ऑफ थीटा। ये इक्वेशन क्या सिग्निफाई करती है कि जैसे जैसे आप थीटा चेंज करोगे वैसे वैसे आपका आर चेंज होता रहेगा, राइट। पर यहां पे मैंने दोनों वायर्स के बीच का एंगल चेंज करके देखा, एंड व्हाट डू आई फाउंड, द करंट ऑलवेज रिमेन्स 10 एम्पीयर हियर। मतलब दो वायर्स के बीच का एंगल टोटल करंट को अफेक्ट नहीं करता। अगर दो वायर के बीच का एंगल टोटल करंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इसके ऊपर ये इक्वेशन नहीं लग रही। अगर ये इक्वेशन नहीं लग रही, इसका मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को नहीं फॉलो कर रहा। तो किसी चीज के वेक्टर होने के लिए उसके पास सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना काफी नहीं होता, उसको वेक्टर अलजेब्रा के लॉज भी मानने पड़ते हैं। यहाँ पे करंट मानता नहीं है, तो इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। दैट वाज ए न्यू पॉइंट। चलो अभी कोई एक आध छोटी मोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसी हो सकती है। सबसे पहली चीज तो मैं जैसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलें कि वी वांट टू सी कि 1 एम्पीयर का मतलब या तो एक ये मान लें क्वेश्चन कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम बनाएंगे, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड will make या will constitute 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर करंट बनाने के लिए 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना पड़ेगा। देखो I = होता है Q/T या NE/T, बात समझ रहे हो मेरी। अच्छा, करंट कितना बनाना चाहते हैं, 1 एम्पीयर, N निकालना है, फ्लो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज होता है 10⁻⁻19, कितना टाइम लेना है 1 सेकेंड। तो इसको अगर लाके मैं इधर सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आंसर आता है, वही 10th वाला आंसर 6.25 × 10⁻18। अगर आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स 10⁻18 बहुत ज्यादा हो गई, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करेंगे 1 सेकेंड में तो आपका 1 एम्पीयर करंट बनेगा, ठीक है। तो यूजुअली हमारे घर के अंदर जो डिफरेंट अप्लायंसेस हैं इनकी करंट कैपेसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम यहां पे डिस्कस करेंगे, जैसे आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन है ग्राफ का। ग्राफ क्या कहता है हमें, ये CBSE बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन एक बार कि एक्स एक्सिस की तरफ टाइम है, वाई एक्सिस की तरफ करंट है। ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से है, पहले करंट टाइम के साथ इंक्रीज होता है, फिर करंट क्या हो जाता है, स्टडी हो जाता है टाइम के साथ। यहाँ पे 0 है, हियर लाइज द 5 एंड हियर लाइज द 10, ठीक है। और ये करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 एम्पीयर है, और टाइम की वैल्यू किसमें है, सेकेंड्स में है।
तो हमसे पूछा गया है कि चार्ज कैलकुलेट करो कितना होगा। हमें तो पता है कि चार्ज क्या होता है, I इंटू टी। आई इंटू टी करने का मतलब है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसका क्या है कि एरिया निकालूं। अब ये कौन सी शेप है, दिस इज ट्रेपीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम है। ये देखो दो साइड्स पैरेलल, दो साइड्स ये वाली नॉन पैरेलल, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये कितनी है टोटल, यहां से लेके यहां तक 10 और यहां से लेके यहां तक, एक तो हो गया 10, एक हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना, एक तो हो गया आपका 10, दूसरी साइड यहां से कितनी होगी 10 माइनस 5 इनटू साथ में क्या आ जाता है हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम होता है दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, वो कितना है 5 एम्पियर। तो इसको आप सॉल्व करो, 1/2 ये हो गया आपका 15 इंटू 5, इसको करो सॉल्व, कितना आता है 75/2। दिस विल कम आउट टू बी, कितना चार्ज बनेगा यहाँ पे बन जाएगा आपका 37.5 कूलम्स। इतना चार्ज आपका इन 10 सेकेंड्स में क्या किया है, फ्लो किया है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी वेरी वेल नो दैट के चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करती है बैटरी या सेल। There was a scientist, famous scientist named as Ohm, who was very curious to see कि क्या potential difference and current इनके बीच में कोई रिलेशन है। मतलब मैंने अभी बताया कि अगर ये कंडक्टर है, मुझे इसमें से अगर करंट फ्लो करवाना है तो मुझे इसके अक्रॉस बैटरी से दो तार जोड़नी होंगी। वो तार इसके एंड्स पे क्या करेंगी, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेंगी। फिर जिधर हायर पोटेंशियल होगा उधर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करने लगेंगे, राइट। तो हायर से लोअर चार्ज पार्टिकल जाएंगे। तो क्या मैं अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दूं, करंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो जॉर्ज साइमन ओम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या देखा, ही फाइंड आउट दैट कि जो पोटेंशियल और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हो तो उसमें से पास कर रहे करंट की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a conductor, the amount of current flowing through that wire increases, means V is proportional to I। और ये किसके लिए था, ये कंडक्टर्स के लिए था। इस बात का ध्यान रखना कि कंडक्टर्स के ऊपर स्टडी किया था उसने, इवन बाकी चीजों के ऊपर भी किया था, लेकिन ये बात सच सिर्फ किसके लिए निकली, कंडक्टर्स के लिए। इसका मतलब V और I की रेशियो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब अगर मैं V डबल कर दूं तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो 2V/2I, 2 और 2 कैंसिल, अगेन V/I। 3V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 3I, तो 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब V और I की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया किसका, एक R का, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा लेटर ऑन एक्सप्लेन करते हैं। तो ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या बनती है, इफ द पोटेंशियल ऑफ, क्या बनती है स्टेटमेंट, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of a conductor if, यहाँ पे एक शर्त थी, if the temperature of the conductor remains constant। ये शर्त है ओहम्स लॉ की। मतलब ओहम्स लॉ एक कंडीशन के अंदर ही एप्लीकेबल है। वो कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बढ़ना नहीं चाहिए या कम नहीं होना चाहिए। इसका भी रीजन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR होना चाहिए, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं मैं, तो ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकली हम कह सकते हैं दो तरह के ग्राफ बना सकते हैं। या तो हम बना सकते हैं VI ग्राफ, मैं दोनों में फर्क एक्सप्लेन कर दूंगा। अब कई बच्चे इस पोर्शन पे ध्यान नहीं देते और बाद में जब इनके रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो गलत दिखाएंगे। कैसे, ध्यान से सुन लो। V और I ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा कंडक्टर्स के भी, IV ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। जो Y पे होता है उसको पहले बोलते हैं, इसको VI ग्राफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, VI ग्राफ, और इसको क्या बोलते हैं, IV ग्राफ। पहले तो थोड़ा इस चीज को सीख लो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहां पे जरा इस चीज की स्लोप निकालो। VI ग्राफ की स्लोप क्या होता है, या तो tan थीटा लगा दो, दैट यू कैन डू, या तो फिर वो छोटी क्लासेस वाला काम, जैसे
रीडिंग ऑफ वाई एक्सिस अपॉन रीडिंग ऑफ एक्स एक्सिस। तो V1 पोटेंशियल पे अगर मेरे को I1 करंट मिलता है तो V2 पोटेंशियल पे मेरे को I2 करंट मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, सिर्फ इस सेक्शन के लिए निकाल रहा हूँ। तो इस केस में ऊपर मेरा आया है पोटेंशियल, नीचे आया है करंट। व्हाट इज पोटेंशियल अपॉन करंट? पोटेंशियल अपॉन करंट इज रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इन केस ऑफ VI ग्राफ। बट जरा IV ग्राफ में आ जाओ, अगर आप यहां पे स्लोप कैलकुलेट करने जाओ तो मैथमेटिकली तो स्लोप कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है, रीडिंग ऑफ y एक्सिस अपॉन रीडिंग ऑफ x एक्सिस। अब इसके y एक्सिस पे क्या है? I1 करंट मिला कब? जब पोटेंशियल कितना था V1, जब पोटेंशियल हो गया V2 तो करंट कितना मिला I2। तो यहां पे स्लोप निकालोगे तो क्या आएगी? y एक्सिस की रीडिंग I2 माइनस I1 अपॉन x एक्सिस की रीडिंग। तो यहां तो आपको रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा, मतलब जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो इस बात का न्यूमेरिकल्स में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में यू हैव टू बी हाईली केयरफुल कि आपको VI ग्राफ गिवन है या IV ग्राफ गिवन है। VI ग्राफ की स्लोप क्या देती है? रेजिस्टेंस। IV ग्राफ की स्लोप क्या देती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, बाद में करेंगे डिस्कस इसको और भी क्या बोल देते हैं? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टेंस। तो VI ग्राफ की स्लोप देती है रेजिस्टेंस, IV ग्राफ की देती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इस बात का आप यहाँ पे ख्याल रखना, ठीक है। लेटर ऑन अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करके वी विल वाइंड इट अप। रेजिस्टेंस एक नई टर्म आ गई है, इसको देख लें जरा। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढो तो उसका मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। रुकावट को सिंपल भाषा में बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन यहां किस चीज को रुकावट आ रही है? रुकावट आ रही है फ्लो ऑफ चार्जेस को। कब? जब वो किस में फ्लो कर रहे हैं? कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में, व्हाइल फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। तो इसी रुकावट का नाम क्या है? इसी रुकावट का नाम रेजिस्टेंस है। ये तो हो गई मतलब आम भाषा में इसकी डेफिनेशन। अगर क्वांटिटेटिवली आप चाहते हो तो R को दे सकते हैं V अपॉन I से बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, अभी हमने कहा, ठीक है। और भी इसके फॉर्मूलाज हैं, वी विल कम अक्रॉस देम लेटर ऑन, राइट। अच्छा, यहाँ से ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जब किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा सच दैट उसके अक्रॉस करंट 1 एम्पीयर होगा, तो हम कहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम। इसका सिंबल क्या है? इस तरह से, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट साइमन ओम, उन्हीं के नाम पे रखी गई इसकी यूनिट। 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे? अगर किसी वायर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पीयर की उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि कितना रेजिस्टेंस है उस वायर का? 1 ओम रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले को क्या बोलते हैं? जो रेजिस्टेंस प्रोवाइडर हो उसको बोलते हैं रेजिस्टर। याद रखना, रेजिस्टर एक चीज है, एक वस्तु है, एक सामान है कोई। रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है, इसका गुण है एक। सो रेजिस्टर क्या होता है? विच प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। इसकी जरूरत क्यों होती है हमें? बहुत जगह पे करंट को कंट्रोल करना होता है, पंखा तेज करना है, पंखा स्लो करना है, तो क्या चाहिए? कोई ऐसा रेजिस्टर चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो करंट को क्या करे? ऑब्स्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो जब भी आपको करंट कंट्रोल करना होता है आपको रेजिस्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। यूजुअली कई बार किताबें रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं करती, तो आप भी इस चीज में मत उलझना, ठीक है। रेजिस्टर हमारे पास कई तरह के होते हैं। एक तो फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं। फिक्स रेजिस्टर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं? थोड़े सिंबल कर लें इसके, ऐसे ड्रॉ करते हैं, या तो एक बॉक्स बना के कर देते हैं, नहीं तो फिर जो आप 10th में करते थे इस तरह से, ये भी आपका फिक्स रेजिस्टर है। दूसरे हमारे पास होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। दूसरे हमारे पास कौन होते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे जिनकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है? नोन। एक ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है? अननोन।
जो नॉन रेजिस्टेंस वाले या ऐसा लगा के चलो कि जिनका हमें पता होता है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका हमें रेजिस्टेंस वगैरह पता होता है। और जिनका नहीं पता होता है वो क्वाइल की तरह लग जाते हैं, वो होते हैं रियोस्टैट्स। तो इसको कैसे बनाते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स को? वेरिएबल रेजिस्टर कोई भी हो, वेरिएबल रेजिस्टर को चाहे तो हम ऐसे बना दें, चाहे हम इस तरह से बना दें, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टर्स को हम ऐसे बनाते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा, फिर ना सर्किट में कई बार पोटेंशियल को कम ज्यादा करना होता है। पोटेंशियल को कम ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते हैं। तो इस तरह के सिंबल आप कहीं देखो तो समझ जाना बस कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ किया है, पोटेंशियल डिवाइडर। तो इसका सिंबल किस तरह से बनता है? इसका सिंबल या तो हम इस तरह से बना देते हैं, एक एरो से ऐसे, इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि आर चेंज करेगा तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। या फिर कई बार इसको ऐसे एक ब्लॉक बना के वैसे भी बनाना। सो दिस इज ऑल्सो द सिंबल। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। That was all about today's lecture. We will meet in next lecture with some new topics. Till then, take care of yourself. Goodbye.